गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम सी इंटर के लिए जीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं। हमने चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ लिया था, समझ लिया था। इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। अब हम आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं, जो टेस्ट और नॉलेज में दे रखे हैं, उन्हीं में से पेपर बन के आता है। तो आपको हर चैप्टर का टेस्ट और नॉलेज ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हों। पहला क्वेश्चन है इसमें, मेघराज एंड कंपनी विश टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब। आप पंजाब में रेडीमेड गारमेंट बेचने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, और दिल्ली और हरियाणा में भी बेचेंगे। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। आपको बताना है टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में। टैक्सेबल इवेंट आप समझते हैं कि ऐसी कोई भी आप काम करना, कोई भी एक्ट करना जो टैक्स लायबिलिटी को ट्रिगर करे, टैक्स लायबिलिटी को अट्रैक्ट करे, उस चीज़ को टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना। तो रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े तो गुड्स हैं और आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। एंड लेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी बताइए कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, और यूटीजीएसटी कब लगेगा, और आईजीएसटी कब लगेगा। अगर आप विद इन पंजाब बेचेंगे तो आप पंजाब में बिजनेस शुरू करें, तो अगर विद इन पंजाब बेचते हैं तो आप पढ़ चुके हैं विद इन स्टेट तो इंट्रा स्टेट होता है, INTRA इंट्रा स्टेट, और विद इन स्टेट को इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और इंट्रा स्टेट बेचने पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली भले ही यूनियन टेरिटरी है, पर आप पढ़ चुके हैं कि जो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेशन है, जिनकी खुद की विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तो भले ही ये यूनियन टेरिटरी है पर इन्हें जीएसटी में स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में अगर आप गुड्स बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, यूटीजीएसटी चार्ज नहीं होगा। हरियाणा तो स्टेट है, वहाँ पे भी जब आप बेचेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, विद इन स्टेट बेचेंगे। पर यहाँ पे अब हमने आईजीएसटी भी बताना है। तो आपका जो बिजनेस है वो आपने पंजाब में शुरू किया है, पंजाब से जब सामान जाएगा दिल्ली और हरियाणा तो इंटर स्टेट माना जाएगा, और इंटर स्टेट पे क्या लगेगा? आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम रीड कर लेते हैं। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है, जो टैक्स लायबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, वो गुड्स की सप्लाई करना है या सर्विस की सप्लाई करना है या दोनों की सप्लाई करना है। मेड आप ही करते हैं फॉर कंसिडरेशन, पैसे के बदले या समथिंग इन रिटर्न, इन द कोर्स यानी बिजनेस के दौरान, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड यानी चार्ज होगा ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। नहीं, अगर पंजाब में आप बेचेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा, विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे, यानी आप हरियाणा में बेचेंगे, दिल्ली में बेचेंगे, पंजाब से, तो वहाँ आईजीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Damodar Private Limited, registered in Delhi, is planning to transfer some goods to its branch registered in West Bengal without any consideration. Obviously जब आप अपनी ही ब्रांच को सामान भेजेंगे तो उसे बेचना तो बोलेंगे नहीं, तो उससे पैसे थोड़ी लेंगे आप। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम ब्रांच। आप वेस्ट बंगाल सामान भेज रहे हैं दिल्ली से बंगाल, ताकि वहाँ से अपनी ब्रांच से सामान बिक सके। द कंपनी बिलीव दैट, कंपनी का ये मानना है, द ट्रांजेक्शन दैट विल अंडरटेकन बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई सप्लाई, कि इसे सप्लाई नहीं माना जाना चाहिए, एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, क्योंकि हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं अपनी ब्रांच से। असर्टेन बताइए वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ब्रांच ऑफिस वुड क्वालिफाई सप्लाई। क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन का, डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी दूसरे स्टेट में कोई ब्रांच है, ऑफिस है, तो आपको जीएसटी में सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होगा, क्योंकि जीएसटी में दोनों को डिफरेंट माना जाता है। एज पर सेक्शन 25 आप पढ़ चुके हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट। तो जो वेस्ट बंगाल की ब्रांच है उसने वेस्ट बंगाल में भी जीएसटी नंबर ले रखा होगा, और दिल्ली वाली ब्रांच है तो दिल्ली गवर्नमेंट से भी जीएसटी नंबर ले रखा होगा। तो दोनों डिफरेंट ब्रांच हैं, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे जीएसटी में। तो जब दिल्ली से वेस्ट बंगाल सामान जाएगा, चाहे वेस्ट बंगाल से दिल्ली आएगा सामान, उसे सप्लाई माना जाएगा और वहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा। पढ़ लेते हैं इसको। एज पर शेड्यूल 1 या स्केड्यूल 1, रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। शेड्यूल 1 को सेक्शन 7 के साथ अगर आप रीड करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, अगर आप रिलेटेड पर्सन के बीच सामान बेच रहे हैं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपने सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ी थी। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो डिफरेंट पर्सन है, एज स्पेसिफाइड सेक्शन 25, व्हेन मेड आप करते हैं इन द कोर्स बिजनेस के दौरान और फर्दर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इज डीम मतलब
माना जाएगा, समझा जाएगा। एज सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा। इवन इफ मेड विदाउट कंसेशन, भले आप फ्री में भी बेच रहे हो। इन द गिवन केस, सिंस द दामोदर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच लोकेटेड इन अनदर स्टेट आर डिस्टिंक्ट पर्सन, इसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन देम वुड क्वालिफाई एज सप्लाई, इसे सप्लाई समझा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी एसोसिएट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, जिन पे जीएसटी चार्ज होता है, उन्हें टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं, यानी आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं। इट इंक्वायर फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड सप्लाई। वो आप अपने टैक्स एडवाइज़र से एक सलाह ले रहे हैं कि बताइए क्या इसे सप्लाई माना जाएगा। इवन इफ़ मेड विदाउट कंसेशन, अगर हम बिना पैसे के भी कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन जीएसटी लॉ, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्यूमरेट सच एक्टिविटी। आपको उन एक्टिविटीज़ के नाम बताने हैं। शेड्यूल 1 को एक्सप्लेन करना आपने पढ़ा था। शेड्यूल 1 या शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 उन चीज़ों पे था कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में भी कर रहे हैं किसी के लिए और वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, तो आपको जीएसटी पे करना होगा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए स्टिपुलेट, ये बताता है दैट सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसेशन, की जो सप्लाई होना चाहिए, अगर आप किसी को कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो कंसेशन उसमें होना चाहिए। एंड शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के दौरान और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप सप्लाई कर रहे हो। हाउएवर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के साथ अगर आप रीड करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को, इन्यूमरेट ये बताता है द केसेस, वो परिस्थितियाँ वेयर एन एक्टिविटी इज ट्रीटेड, जहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को ट्रीट किया जाएगा, समझा जाएगा एज ए सप्लाई, इवन इफ द सेम इज़ विदाउट कंसेशन, भले आपने वो गुड्स या सर्विस फ्री में किसी को दी हो। दीज आर एज फॉलो, ये चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप परमानेंट किसी को बिजनेस असेट ट्रांसफ़र करते हैं जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं, तो उसे सप्लाई समझा जाएगा। यानी आप फ्री में भी अगर वो बिजनेस असेट किसी को देंगे तो जीएसटी देना होगा, अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके थे। परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल, जिस पे आप इनपुट टैक्स आईटीसी का क्रेडिट ले चुके हैं उन सच असेट पर। सेकंड पॉइंट, अगर आप रिलेटेड पर्सन हैं, आपस में एक दूसरे को फ्री में कोई सामान दे रहे हैं, या आप डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेक्शन 25 क्योंकि जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्ट पर्सन आप समझते हैं। अगर आपकी दूसरे स्टेट या दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में ब्रांच है, तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिफरेंट माना जाएगा और आपको उसे डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हैं, और बोथ या दोनों कर रहे हैं, बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज ए स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं इन द कोर्स बिजनेस के दौरान और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इस पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीमेंट, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सैलरी, बोनस, कमीशन पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक सिंगल फाइनेंशियल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देगा तो एम्प्लॉयर को जीएसटी देना होगा। हाउएवर गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दे रहा है इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो ना तो इसे गुड्स की सप्लाई माना जाएगा और ना ही सर्विसेज की माना जाएगा। यानी 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देगा एम्प्लॉयर तब तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देगा तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पढ़ चुके हैं, जो प्रिंसिपल एजेंट आपस में एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी जीएसटी लगता है। एक होता है बाइंग एजेंट और एक होता है सेलिंग एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब जो आपसे पहले लेगा सामान और फिर आगे बेचेगा, वो बाइंग एजेंट। सेलिंग एजेंट जो किसी से पहले लेगा और फिर आपको देगा, वो सेलिंग एजेंट। दोनों केसेस में जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप सप्लाई करें, देखिए गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की बात नहीं हो रही है। यानी प्रिंसिपल एजेंट आपस में एक दूसरे को सर्विस देंगे फ्री में तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, फ्री में अगर गुड्स भी सप्लाई करेंगे एक दूसरे को तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है। वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स आगे बेचेगा, ठीक है, तो वो बाइंग एजेंट हो गया। बी पॉइंट बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट अब प्रिंसिपल को दे रहा है सामान, तो ये सेलिंग एजेंट हुआ। वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी पहले एजेंट गुड्स रिसीव करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, फिर वो आगे बेचेगा। तो चाहे बाइंग एजेंट हो चाहे सेलिंग एजेंट हो, अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है और आपस में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं फ्री में भी तो भी जीएसटी लगेगा। अगर सर्विस दे रहे हैं फ्री में तो नहीं लगेगा, केवल गुड्स की बात की जा रही है यहाँ पर। फोर्थ,
फोर्थ पॉइंट भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टी से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, या डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, या अपनी किसी ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इंपोर्ट करते हैं, तो जीएसटी देना होगा। इंपोर्ट पर आईजीएसटी चार्ज होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाय पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, आपकी कोई ब्रांच है, ऑफिस है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, कोई ब्रांच है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया है, उससे सर्विस ले रहे हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने पर, तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी पे करना होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पे चार्ज होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Composite supply is treated as supply of that particular goods or service which attract the highest rate of tax। क्या composite supply में जो जीएसटी की रेट लगाई जाती है वो हाईएस्ट रेट होती है टैक्स की। फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग द टैक्स लायबिलिटी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की सत्यता बताइए। वैसे स्टेटमेंट गलत है, आप पढ़ चुके हैं। दो तरह की सप्लाई होती है, कंपोजिट सप्लाई होती है और एक मिक्स सप्लाई होती है। दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है कि आपने दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज का एक कॉम्बो पैक बनाया और एक सिंगल रेट में अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो उस सप्लाई को कंपोजिट या मिक्स सप्लाई बोलते हैं। पर दोनों में फ़र्क ये है कि जो कंपोजिट सप्लाई में जो आपने कॉम्बो बनाया है गुड्स या सर्विसेज को मिक्स करके या गुड्स को मिक्स करके आप आगे दे रहे हैं, वो नेचुरली है, ऐसा करना ही पड़ेगा, वो नेचुरली बंडल है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्टमर वो चीज़ लेने से मना कर सकता है। फॉर एग्जांपल टीवी के साथ रिमोट तो देना ही पड़ेगा, नए टीवी के साथ, राइट। तो रिमोट और टीवी का जो कॉम्बो बना वो कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है जिसमें दूसरी चीज़ डिपेंड करती है। तो टीवी रिमोट में मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मेन चीज़ क्या है, टीवी, तो जिस पे रिमोट डिपेंड कर रहा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट होती है उसी रेट से पूरी वैल्यू पे लगता है जीएसटी। यानी हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जैसे टीवी पे रेट है 10% और रिमोट पे रेट है 15% जीएसटी की, तो 10% से ही लगेगा, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो टीवी है, तो टीवी पे जो रेट है उसी रेट से देना होगा जीएसटी। जबकि मिक्स सप्लाई में क्या होता है, आपने जानबूझ के कॉम्बो बनाया है, जैसे पेन के साथ पेंसिल दे रहे हैं आप, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेन खरीदने पे पेंसिल भी लेनी पड़ेगी, पर आपने जानबूझ के पेन और पेंसिल का एक कॉम्बो बनाया। मान लेते पेंसिल पे 10% रेट है जीएसटी की और पेन पे 15% है, तो हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है मिक्स सप्लाई में, यानी आपको 15% से जीएसटी देना होगा। तो ये लाइन गलत है। हाँ, अगर यहाँ मिक्स सप्लाई लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट जो होती है जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, उसी रेट से पूरी वैल्यू पे लगता है जीएसटी। पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉर कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी, जब आप टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में आपको प्रिंसिपल सप्लाई देखनी होती है कि मेन प्रोडक्ट क्या है जिसमें दूसरे प्रोडक्ट डिपेंड कर रहे हैं। इट इज़ द मिक्स सप्लाई, वो मिक्स सप्लाई होती है दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। मिक्स सप्लाई माना जाता है कि आप वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं विच अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जामिन। क्या आप जब आप गुड्स को बेचते हैं, जब किसी को गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स का टाइटल और पोजीशन ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली गुड्स जब आप, जैसे पेन है, मैं आपको बेच रहा हूँ तो इसका टाइटल भी तो आपके नाम ही दूंगा, तभी तो ये ट्रांसफ़र माना जाएगा कि गुड्स मैंने बेचे। अगर मान लीजिए मैं टाइटल नहीं देता, ऑनरशिप तो अपने पास ही रखता हूँ, आपको यूज़ करने के लिए देता हूँ ये पेन कुछ दिन के लिए, तो इसके बदले पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो माना जाएगा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। यानी गुड्स की जब भी बात करते हैं तो गुड्स में पोजीशन और टाइटल ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। टाइटल एज वेल एज पोजीशन, यानी मालिकाना हक और पोजीशन यूज़ करने का हक, बोथ नीड टू बी ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स की बात कर रहे हैं। इन केस टाइटल इज़ नॉट ट्रांसफ़र, अगर आपने टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, यानी मालिक का हक नहीं दिया अगले बंदे को, बस यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, द ट्रांजेक्शन वुड बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल सेकंड क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इन सम केसेस, कुछ परिस्थितियों में पोजीशन में भी ट्रांसफर इमीडिएटली, पोजीशन एकदम दिया जा सकता है, बट टाइटल में भी ट्रांसफर फ्यूचर डेट पर हो सकता है, टाइटल फ्यूचर डेट पे दिया जाए। लाइक इन केस ऑफ सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे सेल समझ लेंगे, आपने किसी को कोई सामान बेचा और आपने उससे बोला कि भैया पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो इतने दिन बाद वापस लौटा देना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टाइटल तो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अपने टाइटल तो 2 महीने बाद ही वो बंदा बताएगा कि पसंद आ गया, वो रख रहा है, तब टाइटल आप ट्रांसफ़र करेंगे। पर हाँ, पोजीशन तो ट्रांसफ़र हो ही गया।
या हायर परचेज एग्रीमेंट है, किश्तों पे सामान लेकर आते हैं, तो जब तक आखिरी किश्त आप नहीं चुका देते तब तक मालिकाना हक आपको नहीं मिलता। हाँ, पोजेशन मिल जाता है, पर ये भी गुड्स ही माने जाते हैं। भले ही अपनी टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, पर जीएसटी वाले मानते हैं कि आपने गुड्स और ट्रांसफर किया है, यहाँ सर्विस नहीं माना जाएगा, गुड्स का ही ट्रांसफर माना जाएगा। सच ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी टर्म एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग यानी गुड्स ही माना जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे पर आपने पोजीशन दे दिया गुड्स का और उसमें प्रॉमिस किया है, शर्त लगाई कि आप टाइटल भी एक निश्चित डेट को आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद वहाँ टाइटल ट्रांसफर करेंगे, तो फिर वो गुड्स ही माना जाएगा और सर्विस नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करेंगे, केवल पोजीशन दिया और यूज़ करने के लिए दिया है, तो जो पैसे चार्ज कर रहे हैं वो सर्विस माना जाएगा। 6. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई। आपको बताना है इन्हें सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग या नहीं माना जाएगा। अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 आप पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटीज़ के नाम थे जो फ्री में भी अगर आप करते हैं, कंसेशन चार्ज नहीं करते, तो भी जीएसटी देना होता है। फर्स्ट पॉइंट, सुलेखा मैन्युफैक्चर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली। दिल्ली में आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है, एंड अ डिपो इन मुंबई, और आपने डिपो गोडाउन खोल रखा है मुंबई में। ठीक है, गोडाउन भी एक ऑफिस हो गया, प्रेमाइसिस हो गया। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। दोनों एस्टेब्लिशमेंट दोनों स्टेट में रजिस्टर्ड है। थैंक यू इस लाइन को बताने के लिए आप थैंक यू बोलिए। आखिरी लाइन नहीं होती तब भी आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब दो स्टेट में आपने अपनी ऑफिस खोल रखी हैं, ऑफिस चाहे आपने कोई ब्रांच खोल रखी हो, चाहे गोडाउन खोल रखा हो, चाहे कोई फैक्ट्री लगा रखी हो, वो सेपरेट मानी जाती है। और आपको डिफरेंट जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 25। अगर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में आप कोई अपनी ब्रांच ऑफिस गोडाउन खोलते हैं तो आपको डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना होगा, एक जीएसटी नंबर से काम नहीं चलेगा। हाँ, सेम स्टेट में तो चॉइस दी है, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपके पास चॉइस है, आप एक नंबर से भी काम कर सकते हैं और एक से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसेशन। आप दिल्ली से मुंबई सामान भेज रहे हैं विदाउट कंसेशन, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम दैट डिपो, और मुंबई पहुंचने के बाद सामान वहाँ से बिकेगा। तो आप भले फ्री में बेच रहे हैं, पर आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप अपने किसी ब्रांच को भेजते हैं, किसी रिलेटेड पर्सन को आपस में देते हैं फ्री में भी, तो भी आपको जीएसटी देना होगा, तो ये सप्लाई माना जाएगा। पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 1 रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन क्लॉज सी। इंटर आलिया मतलब ओवरऑल स्टिपुलेट बताता है दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस और बोथ दोनों की, बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है सप्लाई, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। इसे सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसेशन। भले आप फ्री में भी दे रहे हैं, प्रोवाइडेड, पर ये चीज़ ध्यान में देने की, इट इज़ मेड इन द कोर्स यानी बिजनेस के दौरान, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने ट्रांजेक्शन किया हो। फर्दर, अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर लेते हैं, वेदर इन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, चाहे एक स्टेट में लेते हैं, और मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक से ज़्यादा स्टेट में लेते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, हर रजिस्ट्रेशन के लिए बी ट्रीटेड आपको माना जाएगा एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन, कि आप डिफरेंट पर्सन है, मुंबई वाला बंदा कोई और है, दिल्ली वाला बंदा कोई और है, वैसे आप सेम ही बंदे हैं पर डिफरेंट माना जाएगा एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। इन व्यू ऑफ द अबव, अब हमें ऊपर का पढ़ के समझ में आता है, फैक्ट्री एंड डिपो ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चर आर डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी दिल्ली वाली फैक्ट्री को और मुंबई वाली डिपो यानी ब्रांच को डिफरेंट माना जाएगा। देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली फैक्ट्री ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चर टू मुंबई डिपो विदाउट कंसेशन, अगर आप फ्री में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, पर आपका मोटिव बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, इस सप्लाई से सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1। बी पॉइंट, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, चेन्नई में अब आर्किटेक्ट हैं। हिज ब्रदर हु इज सेटल इन लंदन इज़ अ वेल नॉन लॉयर, आपका भाई लंदन में लॉयर है। रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस, आप उससे सलाह ले रहे हैं फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, अपने फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो आपने पढ़ा था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। इम्पोर्ट को इंटरस्टेट माना जाता है, इम्पोर्ट करने पे आईजीएसटी चार्ज होता है। शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था अगर आप रिलेटेड पर्सन से लेते हैं या अपनी ही किसी ब्रांच से लेते हैं, तो आपको और बिजनेस को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो जीएसटी वहाँ पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए तो नहीं ली है आपने सर्विस, यहाँ तो फैमिली डिस्प्यूट के लिए ली है आपने सर्विस। देखिए, दो आपने सर्विसेज पे 2 पॉइंट पढ़े थे, ध्यान से सुन लें दोबारा। एक तो ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं और पैसे दे रहे हैं, आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं,
चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो। अगर कंसिडरेशन दे रहे हैं तो उस पर GST लगेगा। तो यहाँ पे वो वाला तो पॉइंट लगेगा नहीं, क्योंकि आप तो फ्री में कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो आउट हो गया। दूसरा केस क्या था कि अगर आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन से या अपनी किसी ब्रांच से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में फ्री में, रिलेटेड पर्सन से और अपनी किसी स्टैब्लिशमेंट या ब्रांच से जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, उससे आप फ्री में कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो GST लगेगा। तो यहाँ पे रिलेटेड तो है भाई आपका, पर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे GST लगेगा। और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी समझनी होगी। रिलेटेड पर्सन में आपने पढ़ा था कि सेम फैमिली के मेंबर रिलेटेड माने जाएंगे, पर भाई बहन माँ बाप तभी रिलेटेड माने जाएंगे आपके जब वो आप पर डिपेंड करते हो, जब आप पे निर्भर करते हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई वेल नोन लॉयर है, लंदन में सेटल है, तो वो आप पे डिपेंड नहीं करता ऑब्वियसली। तो जब डिपेंड ही नहीं करता तो भाई बहन माँ बाप तभी आपके रिलेटेड माने जाएंगे जब वो आप पे डिपेंड करेंगे। तो रिलेटेड भी नहीं है वो आपका, और वैसे भी हम फ्री में ले रहे हैं, बिजनेस के लिए ले नहीं रहे सर्विस, तो यहाँ पे कोई GST नहीं लगेगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। शेड्यूल 1 रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C इंटर आलिया ओवरऑल बताता है स्टिपुलेट दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जिसने GST नंबर ले रखा होता है, जो GST में रजिस्टर्ड होता है। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अपने रिलेटेड पर्सन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर है, विदाउट कंसेशन फ्री में ले रहे हैं। इस ट्रीटेड सप्लाई, इसे सप्लाई तभी माना जाएगा इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कोर्स, या तो बिजनेस के लिए ले रहे हैं और फर्दर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई सर्विस यानी एडवाइस दे रहे हैं, पर वहाँ तो फैमिली मैटर के लिए ले रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में दे रखी थी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। इंटर आलिया ओवरऑल बताता है प्रोवाइड दैट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, कि जो पर्सन है आपस में रिलेटेड माने जाएंगे इफ़ दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हैं। फर्दर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 49, फैमिली का मतलब मीन्स क्या है? स्पाउस, यानी एक तो जीवन साथी इसमें आ जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएंगे पर्सन के, यानी स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एंड द पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स यानी माँ बाप, ग्रांड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ब्रदर भाई सिस्टर बहनें ऑफ द पर्सन इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंड ऑन द सेड पर्सन, यानी माँ बाप भाई बहन दादा दादी तभी आपके रिलेटेड की डेफिनेशन में फॉल करेंगे जब वो आप पर डिपेंड करते होंगे। इन द गिवन केस, इस केस में क्या है? रमन हैज़ रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से आपने फ्री में कोई सर्विस ली है। However, in view of section 2 subsection 49 clause 2 above, Raman and his brother cannot be considered to be related, वो आपका related नहीं माना जाएगा, as Raman brother is well known lawyer and so not wholly or mainly dependent on Raman, वो एक well known lawyer है, वकील है अच्छा खासा, वो आप पे डिपेंड नहीं करता है। फर्दर इसके अलावा दूसरा लॉजिक क्या है? रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज इन हिम इन पर्सनल मैटर, आपने कोई बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट नहीं की है सर्विस, पर्सनल मैटर के लिए ले रहे हैं। एंड नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, ना तो बिजनेस के दौरान ले रहे हैं ना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रमन ब्रदर, जो रमन के भाई ने सर्विसेज दी है उसको वुड नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और जब सप्लाई ही नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 तो उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में C पॉइंट है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, बताइए आपके आंसर में क्या चेंज आएगा। इफ़ इन द अबव केस यानी B वाले पॉइंट में रमन हैज़ टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई, अगर आप चेन्नई वाले बिजनेस के लिए एडवाइस देते तो आपने पढ़ा था कि अगर आप शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा था कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं या अपनी कोई ब्रांच है आउटसाइड इंडिया कोई इस्टेब्लिशमेंट है उससे कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं फ्री में बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो GST लगेगा। पर यहाँ पे आप फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं पर आपका मोटिव बिजनेस को बढ़ाना तो है नहीं, फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी कोई GST नहीं लगेगा। In the above case, if Raman has taken advice with regard to his business unit, service provided by Raman brother to him would still not be treated supply, से supply नहीं माना जाएगा under section 7 read with schedule 1 as although the same are provided in the course of further business, ठीक है, बट आर प्रोवाइडेड विदाउट कंसेशन, एक तो फ्री में दे रहे हैं आप, एंड सच सर्विसेज हैव नॉट बी रिसीव फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, आप रिलेटेड पर्सन से नहीं ले रहे हैं। अगर रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो GST लगेगा, पर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करेगा आपका भाई क्योंकि वो आप पर डिपेंड नहीं है। 7 स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई
वुड बी ट्रीटेड एट सप्लाई। आपको बताना है कि ये सप्लाई जो पढ़ने जा रहे हैं हम नीचे, आप सप्लाई माना जाएगा गुड्स और सर्विसेज का एज पर शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड आपने पढ़ा था, शेड्यूल सेकंड में उन गुड्स या सर्विसेज के नाम थे जिन्हें या तो गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़े पार्ट को गुड्स मान लो थोड़े को सर्विस, या तो पूरी तरह से सर्विस है वो चीज़ या पूरी तरह से गुड्स है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं तो ये सर्विस है। टाइटल थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच तो नहीं रहे, और आप वैसे भी पढ़ चुके लैंड और बिल्डिंग को बेचने पर जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, अगर आप बनने से, बिल्डिंग बनने से पहले किसी से पैसे चार्ज करते हैं तो माना जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी लगता है। पर अगर आप बनने के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं लैंड और बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता। पर अगर आप रेंट पे देंगे प्रॉपर्टी को तो माना जाएगा आप सर्विस दे रहे हो और सर्विस पे जीएसटी चार्ज होगा, ये सर्विस माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको बस ऐसे लिख देना है एग्जाम में, सप्लाई ऑफ सर्विस, बस इसका कोई रीज़न नहीं लिख के आना। उससे केवल आपसे ये पूछा है कि बताइए माना जाए गुड्स है या सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस का पार्ट है असेट। और ट्रांसफर डिस्पोज बेच रहे हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज असेट। तो साफ से पता चल रहा है वो असेट अब आपके बिजनेस का पार्ट ही नहीं होंगे। इट मीन्स आप गुड टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स का पोजीशन दे रहे हैं। तो आपने पढ़ा था अगर आप टाइटल ट्रांसफर करते हैं, पोजीशन देते हैं तो फिर वो गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, आप गुड्स का राइट ट्रांसफर करें विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, पर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं करें। इट मीन्स आप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं वो गुड्स, किसी को परमानेंट नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये सर्विस है। जैसे ओला उबर में अपन कार में बैठते हैं तो कार हमारी थोड़ी हो जाती है, वो तो सर्विस हो गई, टाइटल थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं विच स्टिपुलेट, जो जिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है बता रहा है दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगी अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्री, जब पूरा पेमेंट आ जाएगा। तो अभी पढ़ा था आपने कि अगर आप कोई गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, पोजीशन दे देते हैं, पर टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर भले ही अभी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करा पर आपने शर्त लिख दिया, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि एक सर्टेन टाइम बाद आप वो टाइटल ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स का, तो वो गुड्स ही माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, determine whether the following supply would be treated as supply of goods or supply of service as per schedule सेकंड। वही सेम आपको बताना है गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है। टेम्प्रेरी ट्रांसफर, नाम से पता चला टेम्प्रेरी ट्रांसफर करना यानी परमानेंट आप नहीं बेच रहे हैं। परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, परमानेंट नहीं बेच रहे हैं, तो ये सर्विस माना जाएगा। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पे कोई काम करे, जैसे कोई साड़ी बनाता है आप फॉल लगाते हैं, पीको लगाते हैं, ठीक है, ऐसे दूसरे गुड्स पे काम करते हैं और कमीशन लेते के आप उसको वापस कर देते हैं, तो ये सर्विस माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स, नाम से पता चला आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। 9 पॉइंट, द गुड्स सप्लाई हायर परचेज बेसिस, आप किश्तों में सामान बेच रहे हैं। हायर परचेज समझते हैं आप, किश्तों में सामान मिलता है मार्केट में, आप किश्त चुकाते जाइए, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट चुका देंगे तो वो गुड्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या इसे सर्विस बोला जाएगा? एग्जामिन द वैलिडिटी, गलत है, सर्विस नहीं बोले थे, गुड्स है ना, क्योंकि एक जब आप पूरी किश्तें चुका देंगे तो उसमें शर्त होती है कि वो गुड्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो टाइटल तो फ्यूचर में भी ट्रांसफर हो सकता है गुड्स का, एग्रीमेंट तो पहले ही हो चुका है और पोजीशन भी आपको मिल जाता है जब किश्तों में सामान लाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम रीड कर लेते हैं इसको। तो द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज, जब आप किश्तों पे किसी को सामान बेचते हैं, शैल बी ट्रीटेड, इसे माना जाता है एज सप्लाई ऑफ गुड्स, कि आपने गुड्स ही बेचा है। एज देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्योंकि उसमें टाइटल दिया जाएगा एल्बाइट एट फ्यूचर डेट, मतलब कंडीशन होती है, आप शर्त लगाते हैं फ्यूचर डेट पे आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करेंगे, पर पोजीशन तो दे चुके होते हैं, तो ये गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। Examine whether the activity of import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7। आपको बताना है कि ये सर्विसेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग? और अगर सप्लाई माना जाएगा तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा, और इंपोर्ट को वो हमेशा इंटर स्टेट माना जाता है, कि माना जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे IGST चार्ज होगा। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा, अपने घर के लिए वो सर्विसेज ले रही हैं। मुंबई फ्रॉम मिस्टर रिचल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विस इज $5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और आप
$5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे रही है। तो आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट पढ़े थे सर्विस में, बस ये 2 आपको याद रखने हैं। पहला था कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो और कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो उसे सप्लाई माना जाएगा और वहाँ पे IGST चार्ज होगा। तो यहाँ पे भले ही पर्सनल पर्पस है पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर IGST चार्ज किया जाएगा, इसे सप्लाई माना जाएगा। पढ़ लेते हैं फटाफट। सप्लाई अंडर सेक्शन 7 इंटर आलिया मतलब ओवरऑल इंक्लूड होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप पैसे के बदले कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ इट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, भले ही वो बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं ले रहे हैं। Thus, although the import of service for consideration by Miss Sriniti Kaushik is not in course of further business, भले आपने जो सर्विस ली है वो बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं ली है, as the interior decoration service have been availed in respect of residence, क्योंकि वो आप घर के लिए ले रही हैं, it would amount to supply, वो सप्लाई माना जाएगा क्योंकि आप कंसिडरेशन पे कर रही हैं। सेकेंड पॉइंट, Miss Sriniti Kaushik received interior decoration services from her residence located at Bandra, Mumbai from her brother। अब ब्रदर से ले रही है वो सर्विस। मिस्टर वरुण रेजिडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। देखिए होली डिपेंड ऑन मिस श्रीनिधि, वो आप पर डिपेंड है। आपने पढ़ा था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दी गई है। भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी तभी आपके रिलेटेड माने जाएंगे जब वो पूरी तरीके से होलिया फुली आप पर डिपेंड करते हो, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं। फर्दर मिस श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेट सर्विस, और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो अब शेड्यूल 1 चेक करना है। आप कंसिडरेशन नहीं पे कर रही है तो शेड्यूल 1 देखना होगा। शेड्यूल 1 में आपने क्या पढ़ा था, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं अपनी किसी रिलेटेड पर्सन से या किसी अदर इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी कोई ब्रांच है ऑफिस है इंडिया के बाहर, वहाँ से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पेमेंट नहीं कर रहे, तब भी उसे GST माना जाएगा। तो भाई यहाँ रिलेटेड पर्सन से तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पहली कंडीशन पूरी होती है, पर यहाँ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे ना, वो तो घर के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं आप, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, देखिए शेड्यूल 1 इंटर आलिया मतलब ओवरऑल स्टिपुलेट ये बताता है दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाय अ टैक्सेबल पर्सन, कोई टैक्सेबल पर्सन होता है जिसके पास GST नंबर है, वो बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अपनी रिलेटेड पर्सन से लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर है, विदाउट कंसेशन फ्री में, इस ट्रीटेड सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा ओनली इफ तभी माना जाएगा इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कोर्स, या तो बिजनेस के दौरान उसने ली है सर्विस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 इंटर आलिया ओवरऑल कवर करता है, प्रोवाइड सेट बताता है पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, आपको रिलेटेड माना जाएगा इफ़ दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर आप एक ही परिवार के सदस्य हैं। फर्दर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 49 फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पाउस जीवन साथी, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। देखिए पत्नी और बच्चे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एंड द पेरेंट्स भी आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर भी आएंगे ऑफ द पर्सन इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंड ऑफ द सेट पर्सन, अगर वो आप पर डिपेंड करते हैं। In the given case, Miss Sriniti Kaushik has received interior decoration services from her brother, अपने भाई से वो सर्विसेज दे रही है। In view of section 2 subsection 49 clause 2 above, Miss Sriniti and her brother shall be considered to be related, आपको related माना जाएगा as Miss Sriniti brother is wholly dependent on her, क्योंकि उनका भाई उन पर डिपेंड करता है। However, Miss Sriniti has taken interior decoration services for her residence, वो अपने घर के लिए ले रही हैं, not in the course of further business, ना तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रही है, ना वो बिजनेस के दौरान ले रही हैं। Consequently मतलब एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस श्रीनिधि ब्रदर टू हर, जो उनका भाई उनको सर्विस दे रहा है, वुड नॉट बी ट्रीटेड, उसे नहीं माना जाएगा एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ कोई GST नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट इसी क्वेश्चन में, विल योर आंसर चेंज, आपके आंसर में क्या चेंज आएगा इफ इन द अबव केस इफ मिस श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड नॉट हर रेजिडेंस, मतलब वो बिजनेस के लिए ले रही है सर्विस और घर के लिए नहीं, तो अब तो लगेगा GST, क्योंकि सारी कंडीशन पूरी हुई शेड्यूल 1 की। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं पहली कंडीशन अपने किसी रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं या किसी अदर एस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हैं जो इंडिया के बाहर है, तो रिलेटेड पर्सन है भाई,
और बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है शेड्यूल 1 की, तो यहाँ पे इसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। इन द अबव केस इफ मिस श्रीमती हैज टेकन ली है सर्विसेज इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस के लिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस श्रीनिधि ब्रदर टू हर वुड बी ट्रीटेड सप्लाई, से सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग एज अ सेम आर प्रोवाइड इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप सर्विसेज ले रहे हैं। 11th क्वेश्चन, दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। आप दमदम इलेक्ट्रॉनिक ये सामान बेच रहा है अकबर को। रेफ्रिजरेटर 500 लीटर का जीएसटी की रेट है 18% फ्रिज पर। स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर का जीएसटी की रेट है 12%। एलईडी टीवी दे रहे हैं उस पर 12% है। स्प्लिट एयर कंडीशनर दे रहे हैं 28% है जीएसटी की रेट। स्टेबलाइजर एयर कंडीशनर है 12%। दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज़ इशूड अ सिंगल इनवॉइस, आप एक ही बिल बना रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली, और हर प्राइस अलग अलग लिख रहे हैं। बिल जब बिल बनता है तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे डिफरेंट अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस बिल में मेंशन होता है आपने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, प्राइस लिखी जाती है। अकबर स्टोर हैज़ गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 लाख और पेमेंट एक साथ कर रहा है बायर 1 लाख फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस पर। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल दिस, ये कौन सी सप्लाई है। पहली बात तो ये जो सप्लाई है ये कंपोजिट भी नहीं है और मिक्स भी नहीं है, कोई कॉम्बो बना के थोड़ी बेच रहे हैं आप। उसमें तो ये था कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा जो मिक्स करके एक सिंगल प्राइस पे बेचते हैं तो वो कंपोजिट या मिक्स सप्लाई बोला जाता है। और अगर आपने नेचुरल बंडल बनाया है, जानबूझ के कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, तो वो कंपोजिट सप्लाई है। और अगर आप आर्टिफिशियली बंडल कर रहे हैं तो वो मिक्स सप्लाई है। पर यहाँ पे तो बायर एक लमसम अमाउंट पे कर रहा है, तो बायर तो पे करते हैं। हम रिलायंस के शॉप पे जाते हैं, बिग बाज़ार आप जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, तो वहाँ पे बिल बनता है, डिफरेंट आइटम लिखे होते हैं बिल में, राइट। तो पेमेंट तो आप एक साथ लमसम कर देते हैं ना, इसका चाहे वो डिस्काउंट देना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये कंपोजिट सप्लाई का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो डिफरेंट रेट चार्ज कर ही रहा है वो। In the given case, the items supplied by Damdam Electronic are not naturally bundled in the ordinary course of business. ये naturally bundle तो है नहीं, कहीं नहीं लिखा होता कि फ्रिज खरीदना है तो टीवी भी लेना होगा या एसी भी लेना होगा। Therefore, such supply is not a composite supply. Composite supply तो नहीं है। Further, although Akbar Retail Store has paid a composite discounted price of these goods, एक ही दाम दिया गया है, Damdam Electronic has not charged a single price for the said supply. कोई सिंगल प्राइस थोड़ी ले रहे हैं वो तो। Therefore, said supply is also not a mixed supply. कोई मिक्स सप्लाई भी नहीं है। Supply of these goods है therefore supply individual item, ये different item माने जाएंगे which are taxable with respective rate applicable to them, और जो different रेट है उसी रेट से आपको जीएसटी देना होगा। यानी फ्रिज पे वही 18% से देना होगा, स्टेबलाइजर की वैल्यू पे 12% से लगेगा जीएसटी, स्प्लिट एयर पे 28% से लगेगा। नेक्स्ट, Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at ₹30 each to Mukhija gift shop in Punjab. दिल्ली का आदमी पंजाब में सामान बेच रहा है तो IGST लगेगा। इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान। 6 लाख की वैल्यू हो गई, 20,000 पैकेट है, एक वैल्यू 30 का है। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, हर पैकेट में 2 चॉकलेट हैं, 2 फ्रूट जूस हैं एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बैलून है। तो ये तो आर्टिफिशियली बंडल हुआ, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा कि चॉकलेट खरीदने तो जूस भी लेना पड़ेगा, तो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल हो रहा है। डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी बी अंडर, आपको रेट बता रखी है। जो ये कॉम्बो बना के बेच रहा है, पैकेट बना के बेच रहा है, 3 चीज़ें उसमें, चॉकलेट है, फ्रूट है और टॉय है। चॉकलेट पे रेट है 18, फ्रूट पे है 12, 5 और टॉय पे 5। तो नेचुरली बंडल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चॉकलेट खरीदे तो जूस भी लेना पड़ेगा, राइट। तो ये मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है। और मिक्स सप्लाई है तो आपने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट रेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाईएस्ट रेट का है किस प्रोडक्ट पर है, चॉकलेट, तो 18% से पूरे 6 लाख पे लग जाएगा जीएसटी। पढ़ लेते हैं फटाफट। As per section 2 subsection 74, mixed supply means 2 or more individual supply, 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को आप मर्ज कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज को, और एनी कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन वगैरह आ रहे हैं, देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ सप्लाई कर रहे हैं बाय अ टैक्सेबल पर्सन ऑब्वियसली जिसका जीएसटी नंबर है वही तो देगा जीएसटी। फॉर अ सिंगल प्राइस, एक ही प्राइस आप चार्ज करें, 30 रुपये का था एक पैकेट। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्सिडर कंपोजिट सप्लाई, और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है क्योंकि नेचुरल बंडल नहीं है। सप्लाई ऑफ अ पैकेज कंटेनिंग मतलब इंक्लूडिंग चॉकलेट इंक्लूड है, फ्रूट जूस बोतल है एंड पैकेट ऑफ टॉय बैलून है, इज अ मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल है। ईच ऑफ दीज आइटम, क्योंकि ये तीनों आइटम कैन बी सप्लाई, बेचे जा सकते हैं सेपरेटली एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि चॉकलेट लेनी है तो जूस भी लेना होगा, राइट।
Further, as per section 8 clause B, the mixed supply is treated as supply of that particular supply. Mixed supply में माना जाता है कि आप वो चीज़ बेच रहे हैं which attract the highest rate of tax, जिस पे highest टैक्स की रेट लगती है. Thus इसलिए in the given case, इस given case में supply of package is treated as supply of chocolate माना जाएगा. आप चॉकलेट ही बेच रहे हैं since it attract the highest rate of tax, क्योंकि चॉकलेट पे ही GST ग्रेड ज़्यादा है. And the rate of GST applicable on the package of ₹6 लाख 20,000 पैकेट थे, एक पैकेट 30 का था तो वैल्यू 6 लाख हो गई. 6 लाख पे पूरा 18% से आपको GST देना होगा. नेक्स्ट, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है हरियाणा में, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी. आप रिपेयरिंग सर्विसेज दे रहे हैं. फॉर कैरिंग आउट द रिपेयरिंग वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कंटेनर ट्रक इक्विप विद आइटम लाइक रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, टूल, पार्ट्स एक्सेट्रा from Haryana workshop to its own repairing center registered under GST law located in other states across India where the client machinery are being brought and being repaired. तो आपको रिपेयरिंग करनी होती है तो आपने क्या करा, अपने ट्रक में इक्विपमेंट वगैरह भर के पूरे इंडिया में वो ट्रक भिजवाए जहाँ जहाँ क्लाइंट को आप सर्विस देते हैं, मशीन रिपेयरिंग की सर्विसेज देते हैं. ठीक है. डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ GST इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक from the workshop of Gagan Engineering Private Limited Haryana to its own repairing center in other state across India. तो आपको बताना है कि यहाँ पे GST लगेगा जब ट्रक का मूवमेंट होगा, जब दिल्ली में सामान भरा जाएगा ट्रक में, कोई रिपेयरिंग करते हो डिफरेंट स्टेट में जाके ट्रक कंटेनर, तो आपने ट्रक में सामान रखा और डिफरेंट स्टेट में आपके ट्रक जाएंगे जहाँ पे वो क्लाइंट की रिपेयरिंग करेंगे. तो हमने पढ़ा था इंटरस्टेट मूवमेंट का एग्जाम्पल कि अगर आप कोई रिपेयरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी ही ब्रांच को भेज रहे हैं सामान, तो कोई GST लगेगा. हाँ, जो रिपेयरिंग सर्विसेज वो करेंगे डिफरेंट स्टेट में जाके और क्लाइंट से जो पैसा चार्ज करेंगे वहाँ ज़रूर GST लगेगा. अब पढ़ लेते हैं. As per section 2025 subsection 4, a person who has obtained more than one registration, क्योंकि जब आप डिफरेंट स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपने एक से ज़्यादा GST नंबर लिए होंगे, राइट. वेदर इन वन स्टेट, चाहे आपने एक स्टेट में लिया हो यूनियन टेरिटरी में और मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी में, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, हर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, आपको GST में डिफरेंट पर्सन माना जाएगा. शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट स्पेसिफाई सिचुएशन. शेड्यूल 1 ये वो सिचुएशंस बताता है वेयर एक्टिविटीज़ आर टू बी ट्रीटेड सप्लाई, जिन एक्टिविटीज़ को सप्लाई माना जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसेशन, भले वो आप काम फ्री में भी कर रहे हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं सामान, एज इस पे सेक्शन 25 में बताया गया. व्हेन मेड इन द कोर्स, बिजनेस के दौरान और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें वन सच एक्टिविटी इंक्लूडिंग शेड्यूल 1 अंडर पैरा 2. हाउएवर एज पर CBIC सर्कुलर, CBIC की फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सर्कुलर पर निकाल के बताया गया था. इंटर स्टेट मूवमेंट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं और वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, आपका सामान लेके जा रहे हैं आपकी ब्रांच को देने के लिए, इंक्लूडिंग इंटर, चाहे ट्रक से जा रहा है, चाहे बस से जा रहा है, चाहे एयरक्राफ्ट से जा रहा है, कैरिंग गुड्स को ले जा रहे हैं पैसेंजर को, बोथ फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई. वो ट्रक थोड़ी बेचेंगे हम, राइट. हम तो ट्रक भेज रहे हैं सामान रखे कि वो ट्रक में जो सामान है उसकी मदद से हमारी ब्रांच जो है दूसरे स्टेट में वो क्लाइंट को सर्विस दे सके. मे बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो ये गुड्स की सप्लाई माना जाएगा ना ही ये सर्विस की सप्लाई माना जाएगा. एंड देयरफॉर विल नॉट बी लेविएबल IGST, यहाँ पे कोई IGST नहीं लगेगा. हाँ, जब वो सामान आपका पहुँच जाएगा ब्रांच के पास, फिर वो ब्रांच अपने क्लाइंट को सर्विस देगी और क्लाइंट से जो पैसे कलेक्ट होंगे उस पर तो GST लगेगा. एप्लीकेबल CGST, SGST, IGST हाउएवर शैल बी लेविएबल, चार्ज किया जाएगा. और रिपेयर मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस, जो रिपेयर मेंटेनेंस करेगा आप क्लाइंट के लिए, जो क्लाइंट से पैसे लोगे उस पर चार्ज होगा. 10 इन द गिवन केस इंटर स्टेट मूवमेंट जो हो रहा है ट्रक का फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड हरियाणा टू इट्स रिपेयर सेंटर लोकेटेड अदर स्टेट इज नाइदर अ सप्लाई गुड, ना तो ये गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी और ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी. तो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, तो यहाँ पे कोई GST चार्ज नहीं होगा. लास्ट क्वेश्चन, Sarvana and Sons wish to start supplying alcoholic liquor for human consumption in the state of Tamil Nadu. आप शराब बेचेंगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. आप पढ़ चुके हैं शराब जो एल्कोहलिक लिकर है वो GST के दायरे में नहीं आती. अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं और बेचते हैं उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा.
देयरफॉर इट अप्लाई फॉर लाइसेंस टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। आपको लाइसेंस लेना होता है शराब बेचने के लिए, तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना चाहते हैं। फॉर सेलिंग लिकर फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ज स्पेसिफाइड फी फ्रॉम इट। और स्टेट गवर्नमेंट फ्री में तो देती नहीं शराब का लाइसेंस, इसके लिए आपसे एक फीस चार्ज होती है। एग्जामाइन वेदर द ग्रांट ऑफ एल्कोहल लिकर लाइसेंस, आपको बताना है कि जो आपको लाइसेंस मिलेगा, ग्रांट होगा, मिलेगा एल्कोहल लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जो पैसे लेके वो आपको दे रही है, क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो एल्कोहल लिकर के लिए दिया है, शराब के लिए दिया जा रहा है। एल्कोहल लिकर जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आती। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर आप बनाते हैं तो इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पढ़ लेते हैं फटाफट आंसर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, की जो आपको सर्विस ही दे रही है गवर्नमेंट, आपको लाइसेंस दे रही है जिसके बेस पे आप शराब बेच सकते हैं आगे, और उसके बदले पैसे दे रही है। हैव बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो इसे गुड्स माना जाएगा, और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही सर्विस माना जाएगा। सच लाइसेंस ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन, ये पैसे के बदले दिया जाता है लाइसेंस। इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी ली जाती है, एप्लीकेशन फी ली जाती है, और वॉट एवर नेम इट कॉल, आप चाहे किसी भी नाम से बुला लें, चिंकी, पिंकी, बबली, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं फीस को। Thus, in the given case, the grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Savarna and Sons is neither a supply of goods, ना तो ये गुड्स माना जाएगा और ना ही ये सर्विस माना जाएगा। तो जब गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आई होप आपको सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल से हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।